हिमालय किस्त नंबर 177। फिजा में फैले इस गहरे सकूत में नुमान खान न गुफ्तबे हालत में सूखे होंठ और खुश जुबान को थूक से तर करने की नाकाम कोशिश करते हुए उन झाड़ियों की तरफ चल पड़ा जिसमें उसकी जीप मौजूद थी। इसके दिल में खदशात सर उभार रहे थे और वो सोच रहा था कि शायद ही जीप अपनी जगह मौजूद हो। अगर किसी और को नहीं तो कम अज कम नैन्सी को तो जीप के बारे में मालूमात हासिल थी। नतीजा तवक्को के मुताबिक ही था, जीप इसकी जगह मौजूद नहीं थी। नुमान खान ने ठंडी सांस ली। जो सहारा इसे वक्ती तौर पर हासिल हुआ था, इसकी मुद्दत बहुत कम थी और इसके बाद वही परेशान कुन हालात। इसने एक निगाह किले की जानिब डाली। उस तरफ जिंदगी के आसार इस तरह मफकूद थे जिस तरह नुमान खान ने पहले ही से पाया था। पता नहीं हिडन पोस्टर के आदमी अब यहाँ मौजूद थे या सूरत हाल को अपने लिए गैर तसल्ली बख्श पाकर अपना ये ठिकाना छोड़ चुके थे। क्या इस किले की तलाशी ली जाए, नुमान खान ने सोचा। लेकिन इस मनहूस जगह वो ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहता था। काफी गौर-व-खोज के बाद इसने फैसला किया कि जो कुछ हुआ है इसके रास्ते के वाकयात समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए और फिर एक बार अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। दिल में लाखों वसवसे लिए भी आखिर वो एक पगडंडी तलाश करके चल पड़ा। इसे एहसास था कि इस काम में जरूरत से ज्यादा वक्त सर्फ हो गया है। इसे तो मुख्तसर तरीन वक्त में सफर करके अपनी मंजिल पर पहुंचकर अपने मकसद की तकमील कर लेनी चाहिए थी। लेकिन हालात लम्हा बलम्हा इसकी राह की रुकावट बन रहे थे और कामयाबी की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। रात के होलनाक सन्नाटे में वो तन्हा इन वीरानों में सफर करता रहा। पगडंडी इस बात का इजहार कर रही थी कि कम अज कम इस इलाके में आमदोरफ्त जरूर है। थोड़ी देर के बाद चांद निकल आने से अतराफ का माहौल रोशन हो गया। भूरी और बेआबो गया चट्टानें अजीब सी निगाहों से घूर रही थी। कहीं कहीं गीदड़ों की हू हू भी सुनाई दे रही थी। कम अज कम जिंदगी तो थी इन इलाकों में, मुमकिन है कोई बस्ती ही मिल जाए। चांद के सफर के साथ साथ इसका सफर जारी रहा। काफी आराम कर चुका था, इसलिए थकन का कोई खास एहसास नहीं था। हाँ, प्यास की शिद्दत इसे बेचैन कर रही थी। राइफल उसके पास मौजूद थी। पिस्तौल वो नैन्सी को दे चुका था। इसके अलावा और कोई चीज नहीं थी। इस वक्त रात के 4 बजे थे जब इसे कोई चीज चमकती नजर आई। वो ठिठक कर उस चमकदार चीज को देखने लगा। तारीकी में कुछ अंगारे दहकते नजर आ रहे थे। कभी वो मध्यम हो जाते और कभी इनकी सुर्खी बढ़ जाती। यकीनन ये आग थी जो हवा से रोशन होती थी और फिर मध्यम पड़ जाती थी। पगडंडी ही के एक हिस्से में आग नजर आ रही थी। नुमान खान ने चलने के अंदाज में एहतियात बरती और पगडंडी से उतरकर सफर करने लगा ताकि अगर कोई वहां मौजूद है तो इसे देखने न पाए। ये सफर तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा और इसके बाद नाहमवार रास्ते अबूर करके वो आग तक पहुंच गया। आग दरअसल इन बचे हुए अंगारों की थी जो लकड़ियां सुलगने के बाद बाकी रह गए थे। लेकिन इसके पसे मंजर में तरपाल से ढका हुआ एक ट्रक नजर आ रहा था। नुमान खान की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की शम्में रोशन हो गई। ट्रक किसी का भी है, कुछ भी है, उसे जारियत से काम लेना होगा। इस ट्रक पर कब्जा करना जरूरी है ताकि कोई काम की बात बन सके। चुनांचे वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रक के करीब पहुंच गया। सूरत हाल का किसी हद तक अंदाजा हो रहा था। कुछ लोग थे जो यहाँ आर्जी क्याम किए हुए थे और अब शायद इस तरपाल के नीचे ट्रक में सो रहे थे। उन्होंने ही आग रोशन की होगी ताकि सर्दी दूर करके थोड़ी देर आग तापें और इसके बाद सो जाएं। नुमान खान थोड़ी देर तक सोचता रहा। इसके बाद इससे बड़ी एहतियात से तरपाल हटाकर झांका। ड्राइविंग सीट की साइड को वो पहले ही देख चुका था। वहां कोई मौजूद नहीं था। शीशे चढ़े हुए थे और दरवाजा अंदर से लॉक था। अलबत्ता ट्रक के पिछले हिस्से पे कोई ऐसा हिफाजती इंतजाम नहीं किया गया था सिवाय तिरपाल के, और तिरपाल से अंदर दाखिल हो जाना मुश्किल बात नहीं थी। नुमान खान चंद लम्हा सोचता रहा, फिर इसे राइफल हाथ से उतारी और ट्रक के पिछले हिस्से को पकड़कर अंदर कूद गया। खासा वसी ट्रक था, इसमें कुछ सामान रखा हुआ था। इसके अलावा सिर्फ 3 अफराद थे जो कम्बलों में लिपटे घुटनों में सर्दिये सो रहे थे। नुमान खान ने तिरपाल का एक सिर उलट दिया और फिर राइफल के दस्ते को जोर से ट्रक पर दे मारा। तीनों अफराद हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। पहले वो तारीकी में आंखें फाड़ते रहे, फिर किसी को अपने सामने खड़ा देखकर इनकी घिघी बंद गई। नुमान खान इन पर राइफल ताने खड़ा था। इसने मुकामी जुबान में कहा, अगर तुम लोगों में से किसी ने जुम्बश की तो वो उसकी जिंदगी की आखिरी जुम्बश होगी। वो तीनों खौफजदा बैठे रहे। इनकी शक्लें वाज़ेह नजर नहीं आ रही थी लेकिन मुकामी ही मालूम होते थे। नुमान खान थोड़ी देर तक इनका जायजा लेता रहा। ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो मुदाफियत की कुव्वत रखते हैं या बुज़दिल लोग हैं, लेकिन अभी अंदाजा लगाना जरा मुश्किल था। चूंकि वो लोग सोए से जागे थे इसलिए ये नहीं कहा जा सकता था कि इनकी अपनी कैफियत क्या है। चंद लम्हात तक मुकम्मल खामोशी रही। फिर नुमान खान ने कहा, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? हम गरीब लोग हैं। हमारे पास से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चाहो तो हमारी तलाशी ले लो।
ان میں سے ایک نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ نعمان خان نے کہا اور وہ کھڑے ہو گئے۔ ان کے لباس کی تلاشی سے 2 پستول، کچھ کرنسی، ایک چاقو اور ایسی دوسری چیزیں ملی۔ پستول نعمان خان نے اپنے قبضے میں کر لیے، چاقو بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ کرنسی البتہ اس نے انہی کے پاس رہنے دی۔ تو یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے تھے؟ ہم ان میں سے وہی شخص ہکلاتا ہوا بولا جس نے نعمان خان سے بات کی تھی۔ جواب دو۔ نعمان خان گرجا اور وہ سہم کر ٹرک کے پچھلے حصے سے جا لگے۔ ہم مسافر بھائی سفر کر رہے تھے، میں اس ٹرک کا ڈرائیور ہوں اور یہ دونوں میرے ساتھی۔ خالی ٹرک کہاں لے جا رہے تھے؟ نعمان خان نے سوال کیا۔ بس اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ ہماری منزل؟ اس شخص نے ایک شہر کا نام لیا۔ اس کا راستہ کس سمت ہے؟ اگر تم وہاں جانا چاہتے ہو تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں، یہ شخص نے کہا، لیکن نعمان خان کوئی خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں مجھے اس کا راستہ بتاؤ۔ یہ سیدھا راستہ اسی طرف جاتا، آگے چل کر ایک سڑک ہماری مطلوبہ جگہ تک پہنچتی ہے۔ مگر تم، میرا مطلب ہے تم، میں کوئی بھی ہوں، لیکن تم لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں خان، اگر تم مقامی آدمی ہو تو یقین کرو اس سلسلے میں جھوٹ نہیں بول رہے۔ اب وہ شخص ذرا سنبھل گیا۔ پھر نعمان خان نے کہا، چلو نیچے اترو۔ نہیں خان، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ تم ہمیں گولی مارنا چاہتے ہو تو گولی مار دو، ہمارا خیال ہے تم یہ ٹرک لے کر فرار ہونا چاہتے ہو، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں اس ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہوں، نعمان خان نے کہا، اور دوسرے لمحے سے رائفل کی نال پکڑ کر پوری قوت سے گھما کر دستہ ان میں سے ایک کے سر پر دے مارا۔ اتفاق سے وہ سمجھ جا گرا جدھر سے ترپال پھٹا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور نیچے گر پڑا۔ دونوں آدمی وحشت زدہ انداز میں چیختے ہوئے نعمان خان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس وقت نعمان خان ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کر سکتا تھا۔ ان لوگوں کو ساتھ لگائے رکھنا موقع نہیں تھا، کیونکہ پتہ نہیں کن حالات کیا ہوتے۔ چنانچہ نعمان خان نے لوگوں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ رائفل کو وہ اس بار لاٹھی کی طرح گھما نہ سکا، بلکہ ان لوگوں کی شدید مدافعت کی وجہ سے اسے رائفل چھوڑنا پڑی۔ نعمان خان ان دونوں کو لپیٹ میں لے کر ٹرک سے نیچے کودنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ شخص جو رائفل کے بٹ سے زخمی ہوا تھا بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ نعمان خان انتہائی پھرتی سے ان دونوں سے جنگ کرنے لگا۔ دونوں اچھے خاصے لڑاکے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ نیند میں ہونے کی وجہ سے پوری طرح چاقو چوبند نہ ہو پائے تھے۔ چنانچہ نعمان خان نے ان سے فائدہ اٹھایا اور ایک ایک کر کے ان دونوں کو زمین چٹا دی۔ اب اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، وہ انہیں باندھ کر پگڈنڈی کی دوسری طرف جھاڑیوں میں ڈال دے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور پھر ترپال ٹرک پر سے گھسیٹ کر ان پر ڈالتے ہوئے بولا، تم اگر ممکن ہو سکے تو اپنے ہاتھ پاؤں کھول لینا، اس کے لیے تمہارا یہ چاقو یہیں پھینکے جاتا ہوں۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں، بس یہ ٹرک مجھے درکار ہے، ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہیں تمہاری مطلوبہ جگہ پہنچا دیں گے، وہاں تم یہ ٹرک بھی ہم سے حاصل کرنا چاہو تو حاصل کر سکتے ہو۔ یہاں اس ویران جنگل میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، میں جن مشکلات سے گزر چکا ہوں دوستو، تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ اب تھوڑی سی پریشانی تم بھی اٹھاؤ، مجھے معاف کرنا، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہاری مدد کر سکوں۔ ہاں وہ چاقو پڑا ہوا ہے، تم لوگ جدوجہد کر کے اسے کھولنا اور اسے کھولنے کے بعد اپنی رسیاں کاٹ لینا، لیکن یہ دن کی روشنی میں ممکن ہے۔ نعمان خان ان سے ہٹ کر ٹرک کے قریب جا پہنچا۔ ان کی تلاشی لیتے ہوئے ایک کی جیب میں سے ٹرک کی چابیاں بھی پالی تھیں۔ گچھے میں اور بھی بہت سی چابیاں پڑی ہوئی تھی، لیکن نعمان خان نے ان تمام چابیوں کو اپنے پاس رکھ لیا، پتہ نہیں کون سی چابی کس وقت ضرورت پڑ جائے۔ پھر وہ ٹرک کا فیول وغیرہ چیک کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ذہن پر وہ تینوں دیر تک چھائے رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں واقف اپنا کام انجام نہیں دے سکیں گے، لیکن دن کی روشنی میں چاقو تلاش کر کے تھوڑی سی جدوجہد کے بعد آزان ہو جانا ان کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ چنانچہ نعمان خان کو اطمینان تھا کہ اس کی اس کارروائی میں کسی کی زندگی کو کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا۔ ٹرک تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا، اسے صحیح راستوں کی تلاش تھی۔ سرخ پتھروں سے بنی ہوئی پرستوار عمارت کے چوکیدار دروازے سے 10 فٹ پیچھے ہٹ گئے اور آخری بند گاڑی سے 4 افراد باہر نکلے، جو فوجی طرز کے لمبے لمبے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ان کے سروں پر فوجی کیپ لگی ہوئی تھی اور کوٹ پر نظر آنے والے نشان سے وہ اعلیٰ ملٹری آفیسرز معلوم ہو رہے تھے۔ جب وہ عمارت کے بڑے دروازے پر پہنچے تو مزید 4 آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے احترام سے گردنیں خم کر کے ان کے اوور کوٹ ان سے لے لیے۔ اوور کوٹ کے نیچے بھی فوجی لباس تھے، جن پر ان کے تمغے آویزہ نظر آ رہے تھے۔ عظیم الشان کانفرنس ہال میں لمبی لمبی میز کے گرد تقریباً 20 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ انہی میں وہ بھاری بھرکم شخص بھی تھا جو کالی گھاٹی کی پہاڑیوں سے ایک زخمی شخص کو لے کر آیا تھا، اور اس نے اپنی مکمل رپورٹ مارشل ڈپارٹمنٹ کو پیش کر دی تھی۔ مارشل ڈپارٹمنٹ کی اس میٹنگ ہال کی ایک جانب بنے ہوئے کٹہرے میں چند افراد سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ آنے والوں کے احترام سے خوش آمدید کہا گیا اور انہیں میز کے عقب میں وہ کرسیاں پیش کر دی گئیں جو اب تک خالی پڑی تھیں۔ آنے والے چاروں افراد کے چہرے کرخت تھے اور لباس پر لگے تمغوں سے وہ جنرل نظر آ رہے تھے۔
इनकी आंखों में आग रोशन थी और चेहरे पर नफरत के नकूश कंधा थे। फिर उनमें से एक ने दाने हाथ का अंगूठा ऊपर उठाया और मेज के किनारे बैठा एक दुबला पतला शख्स खड़ा हो गया। इसने सामने रखे हुए माइक को दुरुस्त किया और हल्की आवाज में बोला, सर्वे रिपोर्ट मिस्टर डे मार्शल 4 के सामने पेश की जाती है। इस अजीम ऑपरेशन की मुकम्मल जिम्मेदारी Y3 डिपार्टमेंट के सुपुर्द की गई थी। Y38 इस डिपार्टमेंट के चीफ थे। Y3 डिपार्टमेंट की मुकम्मल कार्रवाइयों की तफसीली रिपोर्ट मार्शल डिपार्टमेंट को दी जाती रही है। इस सिलसिले में मार्शल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सवाल हो तो मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। चारों जनरल खामोश बैठे हुए थे। एक और समझ से एक दुबले पतले आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं मार्शल डिपार्टमेंट के एक कारकुन की हैसियत से मालूम करना चाहता हूँ कि Y3 डिपार्टमेंट के नुक्ता नज़र से इत्तफाक कौन कौन से डिपार्टमेंटों ने किया है। Y3 डिपार्टमेंट को इस ऑपरेशन के मुकम्मल इख्तियार दिए गए थे और मिस्टर यूडान की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें किसी को जवाब दे न होने की मुराद दी गई थी, क्योंकि उन्होंने इस ऑपरेशन के कामयाब होने की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल की थी। इसलिए किसी डिपार्टमेंट को इनसे हिसाब लेने की इजाज़त नहीं थी। जब मिस्टर Y38 यानी मिस्टर यूडान ने अपनी नाकामियों को पहले से महसूस नहीं किया था और अपनी परेशानियों का इजहार किसी डिपार्टमेंट से नहीं किया था। नहीं, Y38 आखिर तक अपने मामलात में खुद मुख्तार रहे और जो भी रद्दोबदल उन्होंने मुनासिब समझी करते रहे। शुक्रिया। वो शख्स बैठ गया। चारों जनरल खामोशी से मेज़ की सतह पर निगाह जमाए बैठे थे। फिर उनमें से एक ने उंगली उठाई और एक शख्स की तरफ रुख करके बोला, इलाके की रिपोर्ट। भारी भरकम शख्स खड़ा हो गया। इसने कहा, ऑपरेशन जारी था। Y3 डिपार्टमेंट के कारकुन अपने अपने तौर पर कार्रवाइयाँ कर रहे थे। जो रिपोर्टें मिस्टर यूडान ने मुझे पेश की थी, इनके तहत मिस्टर यूडान को यकीन था कि वो कामयाबी की जानिब बढ़ रहे हैं। काली घड़ी नामी इलाके से फौजों को अंदर दाखिल किया गया और इसके बाद नाकामी का दौर शुरू हो गया। सर्वे डिपार्टमेंट को हिदायत की गई थी कि वो कामयाबियों की तफसीलात फराहम करे और इस डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से मैं इन इलाकों में मुकीम था। मैंने जब हेलीकॉप्टरों की मदद से जाकर वहां देखा तो मुझे इल्म हुआ कि हमारा मिशन बुरी तरह नाकाम हो चुका है। एक डैम तोड़कर पानी को काली घाटी के इन इलाकों में दाखिल कर दिया गया जहां हमारी फौजें मुकीम थी। असला खाने को बारूद से उड़ा दिया गया था और हमारे आदमी नहायत कसम पुरसी की हालत में जिंदगी और मौत से जंग करते बिलाखिर मौत की आगोश में जा सोए थे। जो वाहिद जिंदा शख्स हमें मिला वो हमारे आदमी में से नहीं था, बल्कि वो इन इलाकों का कोई बाशिंदा है। और मैं नहीं कह सकता कि सूरत हाल क्या है, लेकिन इस शख्स की तफसीलात हमें Y3 डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से मालूम हुई, जिनके मुताबिक ये कबायली बाशिंदा शीरान के नाम से मंसूब है और Y3 डिपार्टमेंट अपने एक मंसूबे के तहत इसे अपने लिए महफूज करता रहा है और इस बात का ख्वाहिशमंद रहा है कि इसके ज़रिए वो इन पहाड़ों में कामयाबियाँ हासिल करे। चंद लम्हात के लिए फिर खामोशी तारी हो गई। फिर एक जनरल ने हाथ खड़ा करके कहा, क्या ये बेहतर ना होगा कि मिस्टर Y38 से इस ऑपरेशन के बारे में मुकम्मल तफसीलात पूछी जाएं? हम में से किसी को इस पर एतराज़ नहीं है, बकिया 3 जनरलों ने कहा। और ये सवाल करने वाले जनरल ने अपने मातहत लोगों में से एक को इशारा किया और कहा, मिस्टर यूडान को सामने लाया जाए। यूडान नामी शख्स जो Y38 की हैसियत से मुजरिमों के कटहरे में खड़ा था अपनी जगह से हिला और खुद कदम आगे बढ़ाता जनरल के सामने पेश हो गया। वो मेज से थोड़े फासले पर खड़ा हो गया था। चारों जनरलों ने नफरत भरी निगाहों से देखा, लेकिन उसकी निगाहें झुकी हुई थीं और वो किसी पत्थर के बुत की तरह साकित था। इसे बैठने की पेशकश नहीं की गई थी। सवाल करने वाले जनरल ने इससे पूछा, मिस्टर यूडान, क्या आप अपनी कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश कर सकते हैं? हम इब्तदा से इसके बारे में जानने के ख्वाहिशमंद हैं। क्या यह हकीकत है कि आपने अपने तौर पर ऑपरेशन की मुकम्मल जिम्मेदारियां कबूल की थीं? जनाब, यह हकीकत है। इसकी वजह आपसे पूछी जाती है। जनाब, मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 55 साल है और 25 साल की उम्र से मैं इस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी फाइलों में कई जगह रेड क्राउन बने हुए हैं जो मेरी कारकर्दगी का इजहार करते हैं। मैं अब तक 8 रेड क्राउन हासिल कर चुका हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि अपने 3 क्राउन पूरे करने के बाद मैं अपने इस मिशन की तकमील कर लूँ जिसके लिए मैं फौज में दाखिल हुआ हूँ। इंसान अपनी ख्वाहिशात के लिए हमेशा कम उम्री का रोना रोता आया है। ये 8 क्राउन मैंने 30 साल ज़िंदगी में हासिल किए थे और इस बात का ख्वाहिशमंद था कि आखिरी 3 क्राउन लेकर मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊँ जिनकी यादगारें तामीर की जाती हैं। इसके अलावा इन इख्तियारात को तलब करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। अपनी पुरानी कारकर्दगी का हवाला देते मैं समझता हूँ कि इख्तियारात सिर्फ मेरी ख्वाहिश पर नहीं बल्कि मुझ पर एतमाद करके मुझे सौंपे गए थे। ठीक है मिस्टर यूडान, लेकिन आपने इस ऑपरेशन में इतने शदीद नुकसानात कराए हैं कि आपके 8 करोड़ भी मकसद हो जाते हैं। कि आप इससे इनहराफ करते हैं? नहीं, अगर मैं इससे इनहराफ करता तो ऑपरेशन की नाकामी के बाद अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ वाक़यात के मानिंद दुनिया के किसी मुल्क में सियासी पनाह हासिल कर लेता। लेकिन मैं अपना जुर्म तस्लीम करके खुद अपने आप को डिपार्टमेंट के सामने पेश करने आया था। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मेरी कार्रवाइयाँ तंजीम के मुफाद के मेयार पर पूरी ना उतर सकीं।
दरअसल हर कोशिश के पसे पुष्ट कुछ खुसूसी मकासद होते हैं और मौजूदा दौर इस बात की दलालत करता है कि वाक़यात ख्वाह किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों बमुश्किल तमाम छुप सकते हैं। ये खुशबख्ती होती है कि कोई कार्रवाई किसी खतरे के बगैर पूरी हो जाए। हमेशा की मानिंद इस बार भी हमारी राह में सिर्फ इस मुल्क की ही नहीं जिस इलाके से हमें दिलचस्पी थी बल्कि दूसरे ममालिक की मुदाखलत भी शामिल रही है और हमें साथ साथ अपने दुश्मनों से भी निपटना पड़ा है। ताहम Y3 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि जब इसने मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल कर लिए थे तो अपने दुश्मनों की साजिशों को भी इसी को ही नाकाम बनानी थी। मैं एतराफ़ करता हूँ जनाब कि हमें शदीद तरीन नुकसानात उठाने पड़े और हमारी तंजीम इस हिस्से में अपने आप को नाकाम साबित कर चुकी है। मैं ये भी एतराफ़ करता हूँ कि बात सिर्फ मुझ तक ही महदूद है। मेरे अपने दूसरे मातहत सिर्फ मेरे अहकामात की तामील करते थे, चुनांचे अगर इन्हें गलत प्लानिंग दी गई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। पार्टी आपके एतराफ़ को आपकी वफादाराना सरिश्त पर महलूल करती है मिस्टर युगान, और इस बात का एतराफ़ करती है कि आपने फराख दिली से अपना जुर्म कबूल किया। बाकी रही आपके डिपार्टमेंट के 1 2 4 5 वगैरह की बात, तो पार्टी में इन लोगों को अहम ओहदों पर मुतय्यन किया जाता है जो बेहतरीन तरबियत से गुजरने के बाद अपना मनसब हासिल करने के काबिल होते हैं। इस सिलसिले में हमारे अखराजात दुनिया के तमाम दूसरे इदारों से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर हैं, और जब हम किसी को मुकम्मल तरबियत देकर बाहर निकालते हैं तो जो काम भी इसके सुपुर्द किया जाता है वो इसकी तनहा जिम्मेदारी होती है। किसी एक शख्स पर इनफरादी जिम्मेदारी आयद नहीं की जा सकती। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि कौन कौन से लोग बराह रास्त काम में मुलविस रहे हैं। इसकी रिपोर्ट आपको पेश करना होगी, और इससे कबल मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सिलसिले में पूरी प्लानिंग क्या रही है। जनाबे वाला, Y3 डिपार्टमेंट को प्रोग्राम पेश किया गया था कि मखसूस पहाड़ी इलाकों में जो एक मशरकी मुल्क के ज़ेर तहत है लेकिन इनका अपना निज़ाम ज़िंदगी अलग है, तंजीम की तरफ से ऐसे लोगों को मुतय्यन किया जाए जो तंजीम को मुकम्मल तौर पर वफादार हों, और ये लोग तंजीम को इसका मौका दें कि वो वहाँ अपनी तनसीबात नस्ब करके अपने मुल्क के मुफाद के लिए काम शुरू करा दे। चुनांचे मैंने इस सिलसिले में एक मुतलकुल अनान हैसियत इख्तियार करने के बाद अपनी कार्रवाइयों को आगाज़ कर दिया। इस आगाज़ की कैफियत कुछ यूं थी कि पहाड़ों के एक सरकर्दा शख्स जिसका नाम बादशाह खान था को मैंने तंजीम में शामिल किया और इसे अपने मकासद के लिए पूरी तरह आमादा कर लिया। लेकिन मैं ये जानता था कि पहाड़ों में रहने वाले अव्वल तो तालीम याफ्ता नहीं होते, अगर होते भी हैं तो इनके ज़हनों में मुल्की मोहब्बत के जरासीम ज़रूरत से कहीं ज़्यादा मौजूद होते हैं। बादशाह खान एक जराइम पेशा शख्स था। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वो मुख्तलिफ किस्म के कारोबार किया करता था जो गैर कानूनी होते थे। इस सिलसिले में बाकायदा एक ग्रुप था जिसमें बहुत से ममालिक शामिल थे, लेकिन हमने इससे कोई गर्ज न रखी और सिर्फ बादशाह खान को अपने मकासद की तकमील के लिए आमादा कर लिया, और इस सिलसिले में इसे तंजीम की तरफ से बाकायदा तनख्वाह और मराद दी जाने लगी। बादशाह खान को हमने तफसील नहीं बताई थी कि पहाड़ों में हमें क्या करना है, लेकिन हमने इससे ही कह दिया था कि पहाड़ों में इसका इक़्तिदार कायम हो जाएगा और इस इक़्तिदार के हुसूल पर वो बखुशी आमादा था। काम जारी रहा, लेकिन इन लोगों की एक वहशाना रवायत हमारे आड़े आई और इन इलाकों का एक शख्स जिसका नाम शिरान था बादशाह खान का मद्दे मुकाबिल बन गया और बादशाह खान रास्तों से भटक गया। एक मौके पर जब पहाड़ों के तमाम कबीले खाना जंगी का शिकार होने लगे थे, हमने मुदाखलत करके बादशाह खान से कहा कि हम तंजीम के शानों पर यह जिम्मेदारी कबूल करते हुए बादशाह खान से वादा करते हैं कि शिरान को इसके हवाले कर दिया जाएगा। चुनांचे बैंकॉक में मुकीम एडा डिम्पल नामी तंजीम की एक अहम रुकन जो Y3 डिपार्टमेंट की ओहदेदार थी शिरान के पीछे लगा दिया गया, और एडा डिम्पल ने रिपोर्ट दी कि शिरान नौजवान भी है और बादशाह खान से कहीं ज़्यादा ज़ीरक और खुंखार भी, और इसमें कैफियत पाई जाती है कि पहाड़ों में हम उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें तो वो बादशाह खान से ज़्यादा मौसर होगा। चुनांचे शिरान की ज़िंदगी महफूज रखी गई। इसके बाद वाक़यात चलते रहे। हिंदुस्तान में मुकीम मोनी मार्दीन को भी इस सिलसिले में मुलविस कर लिया गया। शिरान की शख्सियत बहुत ही होलनाक थी। ये दोनों औरतें इसके इश्क में गिरफ्तार हो गईं और बिलाखिर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। कुछ और किरदार भी दरमियान में आए जो हमें डिस्टर्ब करते रहे, और बदकिस्मती ये रही कि हमारी इन लोगों की आपस की दुश्मनी उलझने से बाज न रख सके। इन तमाम कार्रवाइयों में हमें जगह जगह नकाइस का एहसास होता रहा और हम इन्हें दूर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस वक्त जब हमारे ऑपरेशन का वक्त आया तो बादशाह खान हमसे मुनहरिफ हो गया और इसने पहाड़ों में हमारा साथ देने से इनकार कर दिया। इस ज़िम्न में जनाबे वाला एक शख्स का नाम और आता है जो बैंकॉक के निवाब में एक इलाके कांगहू का रहने वाला है और उसका नाम मार्लिनो है। हमने मार्लिनो को एक बड़ी कुव्वत समझकर इसलिए अपने साथ शामिल कर लिया कि वो अजीबोगरीब सलाहियतों का मालिक था। मार्लिनो ने इन पहाड़ों में दाखिल होकर अपना काम बखूबी संभाल लिया, लेकिन इसके बाद हम नहीं जानते कि मार्लिनो इस सिलसिले में आखिरी वक्त में क्यों नाकाम हो गया। नताइज आपके सामने हैं। बादशाह खान मुनहरिफ होकर शायद हमारे प्रोग्राम की तबाही का बाइस बना। हालांकि आखिरी वक्त में हमने बेशुमार इक़दामात किए, लेकिन हमें इनसे कोई फ़ायदा नहीं हो सका। अलबत्ता ये मैं आपसे ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आखिरी लम्हात में काली घाटी नामी इलाके में जो सब कुछ हुआ वो हमारी तवक्को के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।
اور کوئی کردار ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس سے ہم یہ توقع کر سکیں کہ وہ اس کارروائی میں ملوث ہو سکتا ہے۔ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے نہیں جناب، بلکہ صرف تنظیم کے اطمینان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے اس سلسلے میں کوئی سزا دی جائے نہیں چاہیے تو ضرور دی جائے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس سزا کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا جائے، لیکن میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کالی گھاٹی میں ہونے والی تباہی کے بارے میں یہ تحقیقات ضرور کی جائے کہ وہ کس طرح تباہ ہوئی، کہ یوں تو نہیں کہ ہمارے اپنے آدمیوں کی غلطی رنگ لائی ہو، کوئی ایسا بڑا ذخیرہ جو ڈیم کے پاس محفوظ کیا گیا ہو پھٹ گیا ہو اور ڈیم کا پانی بہہ نکلا ہو۔ اس کارروائی کی تحقیقات اگر ہو جائے تو Y38 کو اس کی موت کے بعد ضرور معاف کر دیا جائے اور اس کی ایک یادگار بنا دی جائے جس پر 11 کراؤن سجے ہوئے ہوں، کیونکہ پھر یہ اس کا حق بنتا ہے۔ نہیں Y38، اس کے باوجود بھی 11 کراؤن تمہارا حق نہیں بنتا، جنرل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے بارے میں پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں جناب، Y38 نے کہا۔ بارود کا کوئی بڑا ذخیرہ اگر ڈیم کے پاس موجود تھا اور تباہ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون قرار پائے گا؟ جن لوگوں کو آپ نے اس اہم کام کے لیے مخصوص کیا ان میں بہترین تربیت یافتہ اور قابل اعتماد لوگوں کو شامل ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس میں ایسے بے پرواہ لوگوں کو شامل کر لیا گیا تو اس کی ذمہ داری بھی مکمل طور پر آپ پر عائد ہوتی ہے مسٹر Y38۔ جنرل کا لہجہ بے رحمانہ تھا۔ Y38 کے ہونٹ ایک لمحے کے لیے کھلے اور پھر بند ہو گئے، پھر اس نے گردن خم کر کے کہا، ہاں میں نے اس نکتے پر بھی غور نہیں کیا تھا۔ چند منٹ کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ جنرل سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے سرگوشیوں کے سے انداز میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بقیہ تینوں جنرلوں سے مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ باقی لوگ کچھ گھٹن محسوس کر رہے تھے، ان کے چہروں پر مختلف تاثرات تھے، شاید ان میں سے کچھ Y38 کے حق میں تھے اور کچھ اس کے خلاف، لیکن فیصلے کے اختیارات ان چاروں ہی کو تھے جو آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ تب اس جنرل نے جو اب تک اس سلسلے میں گفتگو کرتا رہا تھا اپنا انگوٹھا اٹھایا، اسے ٹیڑھا کر دیا۔ چند لمحات کے بعد دو آدمی اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ جنرل پرخیال انداز میں میز کی سطح پر جاتا رہا، پھر اس نے کہا، مسٹر یوڈان، جن لوگوں کو اس سلسلے میں آپ نے براہ راست ملوث کیا تھا ان میں بظاہر تو یوں محسوس ہوتا جیسے صرف ایڈا ڈمپل اور مونی ماردین ہی مصروف عمل رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں میں سے؟ نہیں جناب، اور کوئی شخصیت کو ان حالات کے بارے میں نے تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ایڈمنڈ گرم کو ہم نے جو ذمہ داریاں سونپی تھی وہ انہیں بخیر و خوبی انجام دے رہا ہے اور ابھی تک متعلقہ ملک کو اس سلسلے میں کسی کارروائی کی اطلاع نہیں ہونے دی گئی۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ تمام ذمہ داریاں آپ سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ مسٹر یوڈان، آپ کو اپنے فرائض سے غفلت اور پارٹی کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے جرم میں موت کی سزا دی جاتی ہے اور اس پر اسی وقت عمل درآمد ہوگا۔ ہم آپ کی قدیم خدمات کو مد نگاہ رکھتے ہوئے آپ کے اہل خاندان کو ان واقعات سے لا تعلق رکھتے ہیں اور انہیں ہمارے وطن میں باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی۔ اس سے زیادہ کوئی رعایت آپ کے لیے روا نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ دونوں آدمی جو اٹھ کر باہر گئے تھے اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ پیالے میں سبز رنگ کا ایک سیال موجود تھا۔ جنرل کے اشارے پر سیال کا یہ پیالہ Y38 کو پیش کر دیا گیا۔ پھر جنرل نے حکم دیا، اس میں زہر ہے، آپ اسے پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں۔ یہی سزا ہمارے ہاں معزز ترین تصور کی جاتی ہے۔ Y38 نے آنکھیں بند کر لی، چند لمحات خاموش کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے پیالہ اٹھایا اور اسے ہونٹوں سے لگا لیا۔ چند لمحات کے اندر تمام سیال اس کے بدن کے اندر چلا گیا۔ پیالہ ٹرے میں رکھنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوا۔ اس نے فوجی انداز میں سلوٹ کیا اور اس کے بعد دو دیوار سے لگ گیا، پھر دیوار کے ساتھ ساتھ ہی پھسلتا وہ نیچے آ گرا۔ دو افراد میز سے اٹھے اور اس کی لاش کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے۔ تب جنرل نے انگلی اٹھا کر کہا، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو Y38 کے کارکنان کی حیثیت سے اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کا چہرہ زرد تھا، لیکن اپنی رہائی کی اطلاع پا کر ان کے عضلات میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی اور وہ برق رفتاری سے باہر نکل گئے۔ اس کارروائی کو نہایت سکون سے سر انجام دیا گیا تھا اور اس کے بعد جنرل نے کہا، اب ہم نئے سرے سے اس سلسلے میں اقدامات کا جائزہ لیں گے، مثلاً یہ کہ کیا ایک اہم مقصد کو چند لوگوں کی گھٹیا کارروائی کے نتیجے میں نظر انداز کر دیا جائے۔ اس ملک پر ہمارا تسلط ہمارے اعلیٰ حکام کی دلی خواہش ہے، اس سے ہمارے ملک کے بے شمار مفادات وابستہ ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ محکمہ داخلہ کی طرف سے مجھے مکمل اختیارات دیے گئے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی مناسب فیصلہ کیا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس فیصلہ کرنے کے بعد زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اس نشست پر مجھے یہ کارروائی انجام دینی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے طور پر ذمہ داری قبول کریں اور اسے اثر نو سر انجام دیں۔ ویسے تو مجھے ہدایت ملی ہے کہ اپنے طور پر ان افراد کا تقرر کر سکتا ہوں جو اس سلسلے میں مصروف عمل ہو، لیکن میں موجود تمام معززین اراکین سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنی خدمات پیش کریں
लेकिन वो ये सोच लें कि जो जिम्मेदारी वो इंजाम देंगे उसकी इंजामदही लाजमी होगी, और अगर इस कार्रवाई में नाकामी हुई तो उन्हें इस वाक़े का जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और जिम्मेदार शख्स का नतीजा आप लोग देख चुके हैं। चुनांचे सोच समझ कर अपना नाम मुझे पेश कीजिए। इस हिस्से में मैं ये बता दूं कि इस जिम्मेदारी को कबूल करने के बाद आपको पता होगा कि आप अपनी पसंद के लोगों का इंतखाब करें और जिस वक्त आप चाहें अपनी इस कार्रवाई को शुरू कर दें। वो लोग आपका साथ देने के पाबंद होंगे। आप जो प्लानिंग करेंगे, अगर आप चाहें तो किसी बाकायदा डिपार्टमेंट को शरीक कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो इस पर कोई तारुज़ नहीं किया जाएगा। बराए करम अपना नाम पेश कीजिए। पूरे हॉल में सनसनी फैल गई थी। हर शख्स एक दूसरे की शक्ल देख रहा था। फिर उस शख्स के साथ बैठे हुए एक जनरल ने कहा, मेरा ख्याल है मैं सबसे पहले इस काम के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। शुक्र जनरल। इसके अलावा कोई और शख्स? हम में से हर शख्स अगर कोई जिम्मेदारी हम पर डाली जाए तो पूरा करने के लिए दिलो जान से तैयार है, लेकिन हमारी इस सलाहियतों को परख लिया जाए। अगर हमें इस काबिल समझा जाए तो ये जिम्मेदारी हमें सौंपी जाए, वरना हमें किसी भी शख्स की मातहती में देकर हमसे काम लिया जाए। एक और शख्स ने, जो इनसे अलग का आदमी था, कहा, बहुत दुरुस्त कहा आपने। क्यों जनरल, कि आप इस सिलसिले में कोई बेहतर प्रोग्राम रखते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस बारे में अपने तजावीज़ हुकूमत को पेश करूँ और इसके बाद कार्रवाई का आगाज़ करूँ, लेकिन हुकूमत की मंजूरी लिए बगैर नहीं। नहीं जनरल, इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर अर्ज़ करता चाहता हूँ कि अपने तौर पर मैंने अब ये जिम्मेदारी अपने शानों पर रखने का फ़ैसला किया है, और इसकी बुनियादी वजह है कि अगर दोबारा हमारी कोशिश कामयाब न हुई तो तीसरी बार हमारे लिए इसके इम्कानात नहीं रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप तीनों इस सिलसिले में हमारा साथ दें और यहाँ मौजूद लोगों में से हम अपने साथियों का इंतखाब कर लें। तीनों जनरलों ने खुश होकर कहा, इससे बेहतर कोई बात नहीं जनाब, हम इस ख्याल की तस्दीक करते हैं। और हम भी। चारों तरफ से आवाज़ें बुलंद हुई। उनमें ऐसा कोई नहीं था जिसने इनसे इनहराफ किया हो। तमाम तर कार्रवाई मेरी तोक़ों के मुताबिक हुई है। Y38 को सजा देना पार्टी का कानून है, चुनांचे इसकी ज़िंदगी नहीं बख्शी जा सकती थी। मैं यहाँ पर इस जगह ये ऐलान करता हूँ कि आप में से जो शख्स मेरे साथ शामिल होगा, इसके शानों पर जो जिम्मेदारी रखी जाएगी, इसके लिए वो मुकम्मल इख्तियारात हासिल कर सकेगा, लेकिन उसे वो जिम्मेदारी अपनी ज़िंदगी की कीमत पूरी करना होगी। अगर वो इसमें नाकाम रहा तो इसके लिए इसी वक्त मौत की सज़ा तजवीज़ की जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों में से कोई भी अपने तौर पर इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी रखता है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो काम आपको सौंपा जाए, आप इसकी रूह को अच्छी तरह समझ लीजिए, इसके लिए प्लानिंग कीजिए और इस प्लानिंग पर अमल करके इस काम को इख्तिताम तक पहुँचा दीजिए। आपकी जिम्मेदारी इस वक्त के बाद से ख़त्म हो जाती है। ख्वाह ऑपरेशन के लिए कितना ही तवील वक्त दरकार हो, जो काम आपको दिया जाएगा इसके लिए आप इस बात के मजाज होंगे कि अपनी लाइन ऑफ एक्शन में तब्दीलियाँ कर सकें। सिर्फ मकसद की तकमील हमारी तलब होगी। एक सवाल जनाब, उनमें से एक शख्स ने कहा, इस वक्त आपके तमाम सवालात के जवाब देकर मुझे खुशी होगी। जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमारी मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद हमारी कारकर्दगी में कुछ सुकम रह जाए तो क्या आपसे मशवरा लिया जा सकता है? नहीं। जनरल ने मातहतों से कहा, लेकिन जनाब, अगर हम, उस शख्स ने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा। जनरल ने इसके बाद दरमियान से काट दी, मैं दूसरी बार नाकामी का खतरा मोल नहीं ले सकता। जिस शख्स को जो काम करना है वो उसकी जिम्मेदारी होगी। मैं ये काम इब्तदाई स्कूल के बच्चों को नहीं बल्कि आप लोगों को सौंप रहा हूँ। आप जो बेहतरीन तरबियत याफ्ता हैं, आप जो दुनिया में एक मुकाम रखते हैं, आप काम की रूह को समझ लें, इसका मकसद समझ लें और इसके बाद इसकी तकमील आपके लिए सबसे मुकद्दम होगी। यही तरीक़ेकार हमें कामयाब कर सकता है और इसी में हमारी कामयाबी का राज पोशीदा है। ये बेहद ज़रूरी है। मैं मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ओहदे तकसीम करूँगा और वो जो Y3 डिपार्टमेंट के ज़ेरे तहत काम कर रहे हैं बराह रास्त मेरे चार्ज में होंगे। उन्हें इस अमर की इत्तला आप ही लोगों के ज़रिए फराहम की जाएगी। अब मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि आप में से कौन है जो मेरे इस मकसद से इनहराफ करता है या मेरी इस तजवीज़ की मुखालफत करता है। मैं इस मुखालफत को तामीरी हैसियत देकर बखुशी कबूल कर लूँगा, क्योंकि आप में से हर शख्स तंजीम और पार्टी के उन वफादारों में से है जिन पर कभी कोई शक नहीं किया जा सकता। जनरल, हम सबको आप पर एतमाद है। आपका माजी और आज की कारकर्दगी इस बात का मज़हर है कि आप जो कुछ भी करेंगे इसमें मुकम्मल ज़हानत और पार्टी का मुफाद वाबस्ता होगा। इसलिए शायद ही हम में से कोई शख्स ऐसा है जो आपके साथ काम करने से गुरेज करे। आप में से एक एक शख्स अपने नाम के साथ इस बारे में यकीन दिलाए। जनरल ने कहा और फौरन ही ये कार्रवाई शुरू हो गई। यहाँ जो लोग भी मौजूद थे इन सब ने खड़े होकर इस नए सरबराह से वफादारी का ऐलान किया।
یہاں تک کہ تینوں جنرلوں نے بھی اس شخص کے ساتھ آئے تھے۔ تمام لوگ بیٹھ گئے اور اس کے بعد جنرل نے ایک فائل نکال کر اس پر ان لوگوں کے دستخط لیے۔ یہ گویا اس نئی پارٹی کی تشکیل تھی جسے اب اس سلسلے میں تمام کام کرنے تھے۔ بعد میں جنرل انہیں اپنے منصوبوں سے آگاہ کرتا رہا۔ اس نے ان میں سے چند لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں دی۔ مثلا ایک شخص کو اس بات میں متعین کیا کہ وہ نوجوان جو کالی گھاٹی کے پہاڑی علاقوں میں زخمی حالت میں ملا ہے، اس کے بارے میں مکمل رپورٹ درکار ہے اور اس کی صحت ایک لازمی امر ہے۔ جس شخص کو ذمہ داری سونپی گئی تھی اس نے گردن خم کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کہا اور اس کے بعد یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔